चलिए, जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम बात करते हैं फिजिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो परीक्षा के लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सभी प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछी जाने की पूरी संभावना है। तो आइए वीडियो में अंत तक आप बने रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। आपको ये 10 क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कम से कम एक प्रश्न से हम 5 क्वेश्चन आपको रिलेट करके समझाएंगे और कम से कम आज 50 क्वेश्चन आपको हम डील करेंगे। तो अपने साथ कॉपी और कलम लेकर के बैठे हैं, सभी प्रश्नों को नोट करें, इसका आंसर नोट करें और इससे रिलेटेड जितने भी हम प्रश्न बताएंगे उसका भी आंसर आप क्वेश्चन नोट करें और याद करने का प्रयास करें। आपको याद है दोस्तों, आपको जो है इसी प्रकार से आपको हम सभी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो है सभी आपको जो है टॉपिक पर जो हम वीडियो बना चुके हैं कितना, और आगे भी हम बनाएंगे। और याद रखिएगा, आप लोग के अब जोर शोर से तैयारी करने का समय आ चुका है, क्योंकि एसएससी ने अपना कैलेंडर 2024 का जारी कर दिया है। बहुत सारे वैकेंसी आई है, कम से कम 1 लाख से अधिक वैकेंसी है, जिसमें एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, इन सभी का पोस्ट है। जिसको आपको अगर एक सीट अगर आपकी अपनी पक्की करनी है तो इसके लिए आपको तैयारी करना होगा। उसमें साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो याद रखिए, साइंस का तीनों सब्जेक्ट का आप टेंशन छोड़ दें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का उसका जिम्मेवारी हम लेते हैं। बस आप हमारे चैनल साइंस की बात को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को आप अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें। अगर कोई दिक्कत रहे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना जो है समस्या को लिखें कि हाँ सर, हमको ये प्रश्न का जवाब नहीं मिला या इस प्रश्न का आंसर बताइए, आपको जरूर बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहला प्रश्न आपको है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या है। ऑप्शन ए में है अर्ग, बी में है आपको डाइन, सी में है न्यूटन और डी में है जूल। तो बताइए बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। सबसे पहले तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कितना को कि सीजीएस का मतलब क्या होता है। सर एसआई मात्रक का तो नाम सुने, तो सुनिए। मात्रक की 3 पद्धतियां होती है, आगे भी हम बताएंगे। उससे क्वेश्चन एक और है, आगे हम बताएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ समझिए, सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीग्राम सेकंड प्रणाली, यानी सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम के तहत जो है ये पूछ रहा है कि बल का सीजीएस मात्रक बताइए, यानी कि बल का मात्रक बताइए। तो बल का मात्रक यहाँ अर्ग नहीं डाइन होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। सर अर्ग क्या होता है, तो अर्ग याद रखिएगा, अर्ग आपको हो जाता है ऊर्जा। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक सर जूल होता है, आपको हम बता चुके हैं। ये सर बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। ये क्या है सर, कार्य का या कहिए कि ऊर्जा का क्या है, एसआई मात्रक है जूल। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए समझ गए होंगे आप। सेकंड प्रश्न सर, दाब का एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक क्या है। ए पास्कल, बी कैलोरी, सी वोल्ट, डी वाट क्या है। तो बताइए दाब का एसआई मात्रक। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में ना लें। आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत ही क्या है, हलवा सा प्रश्न, लेकिन हलवा सा नहीं है। जब आपको आ जाएगा एग्जाम में तो आपकी हलवा टाइट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसलिए हल्के में इसको ना लीजिए और इसको आप प्रेम से सीखने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो आप आंसर को क्या कमेंट में लिखें कि हाँ सर हमें ही नहीं पता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल, कैलोरी, वोल्ट या वाट। तो याद रखिएगा दोस्तों, दाब का एसआई मात्रक जो है वो पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, दाब का एसआई मात्रक पास्कल। कैलोरी सर या ऊष्मा का मात्रक है। ऊष्मा का मात्रक क्या है, कैलोरी। वोल्ट क्या है सर, या विद्युत विभव या विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। वाट क्या है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। तो देखिए आपको एक प्रश्न से हम चारों ऑप्शन के बारे में आपको बताए, यानी 4 प्रश्न आपको इस पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार से हम आगे आपको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए पास्कल, दाब का ऐसा मात्रक सर पास्कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम संकेत में जी लिखते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है क्या। ए में 8.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी 9.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए आपको गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। बताइए 8.8 होता है कि 9.2 की 9.8 की 1 क्या होता है। तो याद रखिएगा, आपको गुरुत्वीय त्वरण का मान ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखिए, ये आपको देखने में छोटा सा प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि बहुतों विद्यार्थी होंगे तैयारी करने वाले, हमारे कंपटीशन वाले, जिनको ये नहीं पता होगा कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी का मान होता है। और पूछा भी जाएगा, पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो याद रखिए, आप इसे हल्के में ना लें। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, जी का मान होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए आपको जी और एक होता है कैपिटल जी यानी बड़ी जी। ये दोनों जी में अंतर क्या है, तो ई जी जो है गुरुत्वीय त्वरण का संकेत है और जो बड़ा जी होता है वह होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का
संकेत होता है, ध्यान रखिएगा, उसके बारे में ये पूछा जाता है। देखिए अगला है भार यानी वेट। भार का मात्रक क्या होता है? केजी इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, या न्यूटन या पास्कल। कौन होगा बताइए, चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, भार का जो मात्रक होगा ये न्यूटन होगा। ये प्रश्न पक्का किसी भी विद्यार्थी को नहीं पता होगा, 100 में 90 विद्यार्थी को नहीं पता होगा, 10 को ही पता होगा, क्योंकि ये तो सबको पता होता है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है सर, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है सर। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि सर भार का एसआई मात्रक भी न्यूटन होता है। क्यों होता है? देखिए भार, वेट, आपको बता दें, भार, देखिए भार, वेट बराबर होता है एम जी। एम क्या है सर? एम है वस्तु का द्रव्यमान, और जी क्या है अभी बताएं, जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। अगर कहने का अर्थ है कि किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान 10 केजी है तो उसका भार कितना होगा, तो आप यहाँ 10 रखें, आप मल्टीपल करिए यहाँ 9.8 से, क्योंकि इसका मान होता है, और मल्टीपल करके बताइए तो 98 न्यूटन उसका क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। अगर हम 10 केजी करते हैं वस्तु का और यहाँ गुना करिए यानी मल्टीपल करिए 9.8 से, तो आपका क्या आ जाएगा बताइए? 98 न्यूटन, यानी केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी को हम क्या कहेंगे? न्यूटन, क्योंकि भार का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन। तो यहाँ 98 न्यूटन भार हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो वेट यानी कि भार का ऐसा मात्रक भी क्या होता है? न्यूटन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर। भार का ये सूत्र होता है W बराबर mg, ध्यान रखिएगा, W बराबर mg, वेट, मास, ये क्या है? त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो चलिए समझ गए होंगे। बाकी तो आपको पता है, पास्कल दाब कैसा मात्रक है, न्यूटन इंटू मीटर, ये केजी इंटू मीटर। हटाइए। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति होती है। पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से अधिक। क्या होता है बताइए? तो देखिए पराश्रव ध्वनि सबसे पहले क्या होता है आपको हम समझा देते, पहले इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी क्या है? सही आंसर है। यानी पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव ध्वनि क्या है? अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं इसे अंग्रेजी में, याद रखिएगा। ध्वनि 3 प्रकार की होती है, जिनमें से पहला ध्वनि है अवश्रव ध्वनि, पहला अवश्रव ध्वनि, दूसरा श्रव ध्वनि, तीसरा पराश्रव ध्वनि। अवश्रव ध्वनि किसे कहते हैं? जिस ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, उसे हम अवश्रव ध्वनि कहते हैं। और श्रव ध्वनि जिसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, उसे हम श्रव ध्वनि कहते हैं। और जिस ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाए, उसे हम पराश्रव ध्वनि, अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। आ रहा समझ में? तो ये पराश्रव ध्वनि है, 20,000 से अधिक इसकी आवृत्ति होगी, याद रखिए। तो ध्वनि 3 प्रकार के। अब श्रव ध्वनि सर हम लोग सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। हम लोग कौन ध्वनि को सुन सकते हैं? श्रव ध्वनि, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। हर्ट्ज क्या है सर? हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। ठीक है, शब्द। अब श्रव ध्वनि कौन सुन सकता है? कुत्ता, बिल्ली, बंदर। इसलिए आप देखोगे भूकंप की जो ध्वनि होती है वो हम लोग को सुनाई नहीं देती, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, बंदर ये सबको सुनाई देता है। आ रहा है समझ में? क्योंकि वो सब अवस्वरणी ध्वनि सुनने में सक्षम होती है। पराश्रव ध्वनि संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, चमगादड़ पराश्रव ध्वनि को सुन सकता है। चमगादड़ एक ऐसा जीव है जो पराश्रव ध्वनि को सुन सकता है, याद रखिएगा। और पराश्रव ध्वनि की मदद से ही चमगादड़ अपना भोजन क्या करता है? ग्रहण करता है। आ रहा समझ में? तो समझ गए होंगे। क्लियर है? याद रखिए। चलिए, ध्वनि कैसी तरंग है? अगला प्रश्न पूछा गया कि ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, दोनों, या कोई नहीं? इसमें बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रहता है तो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सर ध्वनि और प्रकाश, ध्वनि कौन तरंग है, प्रकाश कौन तरंग है? तो आपको आज हम बता दें, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। याद करने का ट्रिक सर, ध्वनि में ध आता है और अनुदैर्घ्य में भी ध आता है, तो ध्यान रखिएगा। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, ध और ध मैच किया। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, उसमें प्र, इसमें भी प्र, अनुप्रस्थ। तो याद रखिएगा, ऐसे आप ठीक से याद रख सकते हैं। तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग। अब सर अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ में अंतर क्या है? तो देखिए, जब
जिस माध्यम से ध्वनि या प्रकाश गुजर रही है, अगर उस माध्यम का कण तरंग संचरण की दिशा में हो, तरंग संचरण की दिशा यानी तरंग जिस दिशा में जा रही है माध्यम के कण भी उसी दिशा में जा रहा है बहते, समझ में आ रहा है, तो वैसी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती है। और जो माध्यम का जो कण है उसका जो तरंग संचरण की दिशा उसका लंबवत तो होती है, ठीक है, लंबवत, तो वो हो गया आपको अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश इस तरीका से चलता है, ठीक है, तो यह अनुप्रस्थ तरंग हो गया। ध्वनि आगे पीछे करता हुआ बढ़ता है, तो यह अनुदैर्घ्य तरंग हो गया। तो ध्यान रखिएगा, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ, कंफ्यूजन आज से बंद। अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश तरंग। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट 7वां प्रश्न, तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज क्या है? कागज को आप लें और कागज को आप तेल, मतलब तेल उस पर गिरा दें, यानी तेल उस पर लपेट दें। आप सरसों का तेल लें, उसको गिरा के लपेट दीजिए जैसे, वो तैलीय कागज हो गया, यानी कागज पर हम तेल लगा दें। तैलीय कागज कैसा होता है? पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक या कोई। तो देखिए, प्रकाश को आर पार होने की स्थिति में 3 प्रकार के वस्तु को बांटा गया। एक को पारदर्शक वस्तु कहा गया, एक को अपारदर्शक और एक को पारभाषक। अब ये तीनों में अंतर क्या है सर? तो समझिए, पारदर्शक वस्तु उसे कहते हैं जिससे प्रकाश आर पार पूरी तरीका से हो जाए, वह पारदर्शक। जैसे सर कांच, जैसे कांच। क्लियर हो गया होगा। चलिए, अपारदर्शक वे वस्तु जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाती, उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शक। जैसे ये दीवार ले लीजिए, दीवार को पार करेगा नहीं। ये ब्लैक बोर्ड को ले लीजिए, क्या पीछे साइड में इसको प्रकाश पार करेगा? नहीं। तो ये अपारदर्शक, जिससे प्रकाश पार ही ना करे दूसरा साइड, तो अपारदर्शक वस्तु। पारभाषक सर, जिससे प्रकाश आधी सुधी पार करे, यानी आधा पार करे और आधा पार ना करे, यानी धुंधला, उसे हम पारभाषक पदार्थ कहते हैं। तो तैलीय कागज, कागज अगर आप खाली लेते हैं तो वो अपारदर्शक के काम करेगा, लेकिन तैल लगा के यानी तेल लगा के आप लेते हैं तैलीय कागज, तो पारभाषक यानी धुंधला प्रकाश पार कर। जैसे सर धुंधला पारभाषक का कुछ और उदाहरण दीजिए सर। घिसा हुआ कांच, बैलून, समझ में आ रहा? पानी, पानी पारभाषक की तरह काम करता है, पानी में पूरी प्रकाश नहीं पार करती। तैलीय कागज, घिसा हुआ कांच लीजिए, वो पारदर्शक है, लेकिन घिस दीजिए, खरोच दीजिए उसको, तो हो जाएगा पारभाषक। तो समझ गए होंगे। क्लियर है? चलिए नहीं, साधारण प्रिज्म में कितने सतह? प्रिज्म के बारे में आपको अच्छे ढंग से हम प्रकाश परिवर्तन चैप्टर में बताए हैं। यहाँ समझिए, साधारण प्रिज्म कितने? प्रिज्म क्या? प्रिज्म कांच का बना एक ऐसा वस्तु है जो प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करने का काम करती है, प्रिज्म है, ठीक है सर। लेकिन प्रिज्म में कुल कितने सतहें होती है? फलक, कितने सतहें होती है? तो प्रिज्म में कुल याद रखिएगा 5 सतहें होती है। प्रिज्म में कुल क्या होते हैं? 5 सतह। अच्छा, पहले इसका आंसर समझिए। ध्वनि का कौन था? अनुदैर्घ्य, यहां पर लॉक कर दिए। ये तैलीय कागज कौन था? पारभाषक। चलिए, अब इसमें साधारण प्रिज्म में कितने सतह होती है? तो साधारण प्रिज्म में 5 सतह होती है। कितने? 5 सतह होती है। ये 5 सतह में सर ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रिज्म में कितने सतह आयताकार होती है, कितने सतह त्रिभुजाकार। तो आयताकार सतह 3, त्रिभुजाकार सतह 2। याद रखिए, प्रिज्म में कुल 5 सतह होती है, जिनमें से 3 सतह आयताकार होती है और 2 सतह त्रिभुजाकार होती है। तो आप समझ गए होंगे प्रिज्म में कितने सतह होगी? 5, जिनमें से 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार। प्रिज्म क्या है सर? प्रिज्म कांच का बना एक क्या होता है? एक विशेष प्रकार का एक क्या होता है? वस्तु होता है जो प्रकाश को 7 रंगों में क्या करती है? विभाजित करती है। धारा मापने में उपयोग होता है। धारा मापने में उपयोग कौन होता है? वोल्ट मीटर, ए मीटर, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर। कौन प्रयोग होता है बताइए? तो धारा मापने में आपको प्रयोग होगा ए मीटर। धारा मापने में आपको क्या होगा? ए मीटर का प्रयोग होता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग सर विभवांतर मापने में वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए आप हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो समझ गए होंगे 4 ऑप्शन के बारे में। अगला एपीएस पद्धति में लंबाई का एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? अब बताइए, एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? सर एफपीएस का मतलब नहीं समझ में आ रहा। एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस 3 पद्धति होते हैं मात्रक की, जिनमें से एफपीएस का पूरा नाम है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। सीजीएस का मतलब सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम। एमकेएस का मतलब सर मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। यहाँ एफपीएस पद्धति में पूछ रहा है, तो बताइए एफपीएस पद्धति में एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकंड। तो एफपीएस पद्धति में बताइए यहाँ लंबाई का मात्रक क्या होता है? देखना कितना डीपली क्वेश्चन है। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर या फुट। तो याद रखिएगा एफपीएस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होता है वो फुट होता है।
लंबाई का मात्रक क्या होता है, फुट होता है। क्या होता है, फुट होता है, जिसे हम सिंपल भाषा में फीट भी कहते हैं, 4 फीट 5 फीट ऐसे कहते हैं। तो याद रखिए सेंटीमीटर नहीं, सीजीएस मात्रक में हो जाएगा, किलोमीटर एमकेएस मात्रक में हो जाएगा, आई तो एसआई मात्रक मीटर हो गया, आई फुट क्या हो गया, एफपीएस पद्धति में। तो क्लियर है, आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। क्लियर, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, क्लियर है, याद रखिएगा। अब एक पूछ देता कि सीजीएस पद्धति में लंबाई की मात्रक सेंटीमीटर, एमकेएस पद्धति में लंबाई की मात्रक किलोमीटर, आ रहा समझ में। तो याद रखिएगा पद्धति होते हैं 3, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। क्लियर है, एमकेएस को ही बदल करके आगे चल के एसआई मात्रक इंटरनेशनल सिस्टम का है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत रहा तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और आपको इसी प्रकार से हम सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए आपको बहुत ही उपयोगी है, उसका हम वीडियो बना करके आपको कंप्लीट करा देंगे। बस आप तैयारी के साथ लगा रहिए, क्योंकि एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। अब आप अपना कैलेंडर एक बना लीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि एक सीट आपकी पक्का करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।